तो बायोलॉग इस वीडियो के अंदर मैं बैटल थ्रू द के आने वाले एपिसोड के नावल को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो चलिए बिना टाइम से कि आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो बायोलॉग जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जैन यूकॉन को अपना स्टूडेंट बना देता है और फिर जैन मास्टर एओलो के पास जाता है। तो अब यहाँ से नेक्स्ट पार्ट की स्टार्टिंग होती है। तो जैन फॉलिंग स्टार पवेलियन के बैक माउंटेन्स में आ जाता है जहाँ पर मास्टर एओलो होते हैं। तो मास्टर एओलो को देखकर जैन कहता है टीचर आप सक्सीड हो गए। तो ये सुनकर मास्टर एओलो नोट करते हैं क्योंकि उन्होंने वर्म होल सक्सेसफुली बनाया था और जैन अपने फ्रंट में देखता है जहाँ पर उसे एक डार्क ब्लैक होल जैसा चीज दिखाई दे रहा था जो कि वर्म होल होता है। तो मास्टर एओलो जान से पूछते हैं क्या तुम उस छोटी लड़की से मिल गई। तो जान कहते हैं जी हाँ मास्टर मैं उससे मिल चुका हूँ और उसका टैलेंट बेशक बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। अगर वो प्रॉपरली ग्रूम होती है तो उसके फ्यूचर के अचीवमेंट बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे। तो मास्टर एओलो हंसने लगता है। वो जान से बोलता है तो क्या तुमने उसे अपना स्टूडेंट बना लिया। तो जान नोट करता है। वो मास्टर एओलो को उसके टैलेंट के बारे में बताता है। तो इसके बाद जान मास्टर एओलो से पूछता है मैं कब जामा एम्पायर के लिए निकलूंगा। तो मास्टर एओलो कहते हैं हमें कुछ और दिन सब्र करना होगा। वर्म होल सक्सेसफुली बिल्ट हो चुका है पर ये अभी तक स्टेबल नहीं है और इसके अलावा हमें कुछ हेल्पर्स को भी बुलाना चाहिए क्योंकि हॉल ऑफ सोल ने बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट्स को भेजा हुआ है प्रोपाउंड 9 सेक्ट में। तो हमें बहुत ही ज्यादा प्रिपेयर होना चाहिए। तो जान पूछता है मजीद हेल्पर्स मगर कैसे। तो मास्टर एओलो कहते हैं लिटिल फेलो क्या तुम भूल गए कि एक अल्केमिस्ट की कितनी ज्यादा रेपुटेशन होती है। मैंने ऑलरेडी बंदे लोग को भेजा हुआ है और उन्होंने न्यूज भेजी है कि हमें एक्सपर्ट चाहिए और कंडीशन ये होगा कि बंदा 1000 से ऊपर होना चाहिए और हर एक को मैं 3 टियर 8 मेडिसिनल पिल दूंगा। और मास्टर एओलो मजीद कहते हैं टियर 8 मेडिसिनल पिल पर आने वाले पिल लाइटिंग के रंगीन बिजलियों का तादाद उन पिल्स की ताकत और उनके कंट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है। मैं समझता हूँ कि काफी लोग जरूर आएंगे। उस वक्त तुम सबको कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन की तरफ ले जाओ और फिर प्रोफाउंड लैंड सेक्ट पर एक जबरदस्त हमला करके ये जंग खत्म कर दो। तो जैन चैन का सांस लेकर थोड़ा आराम से पूछता है लेकिन क्या ये कुछ ज्यादा नहीं होगा। हर बंदे को टियर 8 मेडिसिनल पिल अगर 20 या 30 बंदे आ गए तो ये तो काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। मास्टर एओलो ने मुस्कुराते हुए आराम से जवाब दिया फिक्र मत करो जब तक वो पिल्स 9 टियर से नीचे है तो कोई मसला नहीं होगा। और मास्टर एओलो की करंट रिफाइनिंग एबिलिटी बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। टियर 8 पिल बनाना उसके लिए मुश्किल नहीं, हाँ थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा लेकिन पॉसिबल है इसलिए उसे कोई टेंशन नहीं है। तो ऐसा कर जान नोट करता है अगर वो अकेला कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन तक जाता तो चाहे उसके पास जितनी भी पावरफुल हो अकेले लड़ते लड़ते वो तक जाता, लेकिन अगर उसके साथ एक बड़ी सेना होगी तो सब कुछ इजी हो जाएगा। तो जान मास्टर एओलो से कहता है ठीक है फिर कुछ और दिन इंतजार करते हैं। तो अगले कुछ दिनों में जब वर्म होल पूरी तरह से तैयार हो गए तो स्टार रिलम में एक अजीब सी हलचल मच गई और इस हंगामे की वजह थी मास्टर एओलो। पहले भी मास्टर एओलो लोगों को इकट्ठा करने की हुनर रखते थे लेकिन अब जब वो बांचंग लेवन तक पहुंच गए हैं तो उसके बुलाने का असर और भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। इस दफा जब उसने ये इन्विटेशन भेजा तो पूरे सेंट्रल प्लेन्स में हंगामा मच गया। टियर 8 मेडिसिनल पिल का जादू ही कुछ ऐसा था कि एक 1000 लेवल वॉरियर के लिए भी वो इरेसिस्टिबल था। 3 टियर 8 पिल्स मिलना ये तो किसी भी एक्सपर्ट के लिए सपने जैसा था। चीजें उन एक्सपर्ट्स के लिए फिर भी ठीक थी जो किसी इम्पोर्टेंट सेक्ट से ताल्लुक रखते थे। वो लोग किसी भी दावत को बिना सोचे समझे एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि उसके पीछे पॉलिटिकल मतलब हो सकते हैं। लेकिन सेंट्रल प्लेन्स में ऐसे कई छुपे हुए एक्सपर्ट भी है जो किसी भी फैक्शन से बिलोंग नहीं करते हैं। ऐसे लोग अक्सर तनहा ट्रेनिंग करते थे और उनकी पावर भी कमाल की होती है। किसी के काबू में न होने की वजह से उनके पास ज्यादा आजादी थी। इसलिए जब उन्होंने मास्टर एओलो का इन्विटेशन मिला तो उन्होंने जर्रा भी देर नहीं की, सीधा पोलिंग स्टार पवेलियन की तरफ रवाना हो गए। तो मास्टर एओलो के इन्विटेशन के असर को देखकर जान पूरी तरह से हैरान हो जाता है। उस वक्त उसने वाकई महसूस किया था कि मास्टर एओलो में कितनी ज्यादा क्राउड गैदरिंग पावर है। लेकिन जान ने अपनी वैल्यू को थोड़ा कम समझा था। अब वो भी सेंट्रल प्लेन्स का कोई अननोन शख्स नहीं है, वो भी एक टियर 8 अल्केमिस्ट बन चुका है। अगर वो अपनी ये पहचान ओपनली दिखाता, लेकिन जब से वो सेंट्रल प्लेन्स आया था उसका सामना सिर्फ बड़े बड़े फैक्शन से ही हुआ था इसलिए उसे अब तक ये गुरु होने का असल फायदा महसूस नहीं हुआ था। तो फॉलिंग स्टार पवेलियन इन्विटेशन की वजह से 3 दिन तक उन्हीं दावतों की वजह से शाम सुबह रोशन रहा और जो लोग मास्टर एओलो के इन्विटेशन को एक्सेप्ट करके आए थे मास्टर एओलो उनमें से लोगों को चूज करते हैं कि कौन ज्यादा पावरफुल है। इन सब की पावर कम से कम 3 स्टार 1000 की थी और कुछ एक्सपर्ट भी थे जो 8 स्टार 1000 तक पहुंच चुके थे। वो थोड़े बहुत जान से कमजोर थे लेकिन फिर भी एक्सट्रीमली पावरफुल थे। 3 दिन बाद स्टार रिलम के बीच में माउंटेन पर आसमान में कई डजन फिगर्स खड़े थे और उनके प्रेजेंस की वजह से हर तरफ एक जबरदस्त और शक्तिशाली प्रेशर की लहर फैल रही थी। तो जान स्माइल करके उन सबके सामने खड़ा हो जाता है और उनसे बोलने लगता है सभी लोगों को ये बात मालूम होनी चाहिए कि इस सफर का मकसद क्या है। जब हम कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में पहुंच जाएंगे तो मेरी उम्मीद है कि आप सब मेरी हिदायत पर अमल करेंगे और मुझे फॉलो करेंगे। तो सब लोग जान को ग्रीट करके बोलते हैं जूनियर पवेलियन चीफ फिक्र मत कीजिए, ऐसी जगह जिसका कोई इज्जत नहीं है, एक छोटा सा फैक्शन हमारे लिए कुछ भी नहीं है। और वो 20 एक्सपर्ट जो बुलाए गए थे उन्होंने जान की बात सुनकर मुस्कुराते हुए सर हिला दिए। चाहे जान उन सबसे एज में छोटा हो लेकिन उसके जिस्म से निकलती हुई पावरफुल ऑरा ने सबको महसूस करवा दिया था कि ये जवान शख्स उन सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो इसलिए
उनमें से किसी ने भी जान की बात मानने से इनकार नहीं किया और वैसे भी सब लोग जान के असल पावर और रेपुटेशन से खबर थे। तो एक रेड रोब बंदा जान से कहता है, जूनियर पवेलियन चीफ को फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम सब पवेलियन चीफ यावलाव के बुलाने पर यहाँ आए हैं। अब रास्ते में अपना इरादा बदलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जन स्माइल करके उस एल्डर को ग्रिड करके बोलता है, फिर तो इस सफर में आपको थोड़ा तकलीफ देना पड़ेगा ओल्ड मिस्टर हु। और ये रेड रोब बंदा उन 20 बुलाए गए एक्सपर्ट में सबसे ज्यादा पावरफुल था। उसकी पावर 8 स्टार 1000 तक पहुंच गई थी और सबसे खास बात ये थी कि ये एल्डर और उसके दो साथी ये दोनों भी 8 स्टार 1000 तक पहुंच चुके थे। और ये तीनों जो थे ये सगे भाई थे। तीनों ने बचपन से ट्रेनिंग शुरू की थी और आज तक न किसी ने शादी की न बच्चे। तीनों ऐसे थे जैसे एक जिस्म के 3 हिस्से। तो जैन मास्टर एलो से कहता है, अगर ये तीनों मिलकर लड़ते हैं तो एक 9 स्टार 1000 से भी भिड़ सकते हैं। और फिर जान कहता है, तो मास्टर एलो अब हम अपना सफर स्टार्ट करते हैं। तो मास्टर एलो नोट करते हैं और मास्टर एलो जान से मजीद बोलते हैं, ये लोग सिर्फ इन्विटेशन पर आए हैं, इन पर अंधा भरोसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मगर इन 10 गज एल्डर पर तुम खूब भरोसा कर सकते हो। ये तुमसे ज्यादा नॉर्थ वेस्ट रीजन कॉन्टिनेंट के बारे में जानते हैं। और मास्टर एलो ने जान को फॉलिंग स्टार पवेलियन की आधी पावर सौंप दी थी इस मिशन के लिए। लेकिन सब कुछ ठीक लग रहा था क्योंकि बांचेंग लेवल तक पहुंच चुका याओचन खुद यहाँ पे बेस संभाल रहा था। फॉलिंग स्टार पवेलियन के इन गेस्ट एल्डर्स के अलावा अब जान के पास इस सफर में 30 से ज्यादा 1000 लेवल की एलिट्स थे। जब जान ने इस लाइनअप के बारे में सोचा तो उसका दिल कुछ अजीब से फीलिंग से भर गया। सेंट्रल प्लेन जैसे एरिया में भी ऐसी पावरफुल टीम कोई छोटी मोटी चीज नहीं थी। आइसरोवेल जैसे बड़े फैक्शन को भी अगर ये चाहे तो निशाना बना सकते हैं, तो उन्हें खत्म करना मुश्किल भी नहीं होगा इनके लिए। ऐसी जबरदस्त लाइनअप के सामने प्रोपाउंड लाइन्स के लिए मुश्किल होगा कि वो होलपसोर के सपोर्ट के बावजूद भी अपनी अपर हैंड बना सके। इस दफा जान और उसके लोग वाकई अपना सब कुछ दाव पे लगाकर जा रहे थे। तो मास्टर एलो ने सबको तैयार देखकर हल्का सा मुस्कुराया। वो आगे बढ़ा और अपनी आस्तीन हिलाई। पहाड़ों की चोटी पर बना हुआ वार्महोल अचानक से हिलने लगा। जैसे ही मास्टर एलो ने आस्तीन हिलाई, एक दहशतनाक और वायलेंट स्पेस एनर्जी वहाँ से निकल गई। जमीन का कांपना, हवा का गरजना और वार्महोल से निकलता हुआ बिजली जैसी आवाज आसमान में गूंज उठी। जैसे ही स्पेशल रिपल हवा में फैला तो वार्महोल धीरे धीरे घूमना शुरू हो गया था। उसमें से हल्का हल्का सेक्शन फोर्स बाहर निकलना शुरू हो गया था, जैसे किसी अनजानी दुनिया का दरवाजा खुल रहा हो। तो मास्टर एलो जान से कहते हैं, जान ये लो वार्महोल स्क्रोल, इसे अभी तक दूसरे साइड पे फिक्स नहीं किया गया। जब तुम वहाँ पहुँच जाओ सिर्फ किसी सेफ जगह पर इस वार्महोल स्क्रोल को खोलना, उसके बाद ये टनल हमेशा उसी स्पॉट पर बनी रहेगी। मास्टर एलो अपने उंगली से हल्का सा फ्लिक किया। एक काला स्क्रोल जो कि अंधेरों से भरा और पावरफुल स्पेस एनर्जी से चमक रहा था, तो वो तुरंत जान के सामने आ जाती है। तो जान उसे अपने स्टोरेज रिंग में बहुत एहतियात से रख देता है। तो इसके बाद जान एक गहरी सांस लेता वो वार्महोल की तरफ देखने लगता है और वो अचानक से अपना हाथ बुलंद करके अपनी टीम से कहता है, चलो। और जान और बाकी वार्महोल में एंटर हो जाते हैं। और तभी जान कहता है, जामा एम्पायर बड़े भाई दूसरे भाई काइलिन, मैं वापस आ गया हूँ। तो फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम पहाड़ों की सीन को देखते हैं। एक जोरदार रेत का तूफान चला जो पूरे लाल रंग के मैदान और चट्टानों को उड़ा रहा था। दूर आसमान में सूरज नीचे लटका हुआ था और उसकी लाइट जमीन पर ऐसी चमक रही थी जैसे सब कुछ खून से रंग किया गया हो। और अभी के लिए पूरा एरिया खाली था, कोई भी आदमी वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ हवा का तेज शोर था जो चीख रहा था। लेकिन अचानक हवा में एक तेज स्पेस वाली लहर फैली और आसमान में धीरे धीरे एक बड़ा सा काला गोला यानी स्पेस होल बन गया जो लगभग 100 फुट बड़ा था। जैसे ही वो ब्लैक होल बना उसके इर्द गिर्द हवा में लहरें उठने लगी और फिर कई लोग उसमें से बाहर निकल गए। सीधा स्पेस में से कदम रखते हुए धीरे धीरे चलकर नीचे जमीन पर उतर गए। ये ग्रुप तकरीबन 30 लोगों का था। पहली नजर में ये लोग नॉर्मल लग रहे थे, लेकिन अगर कोई समझदार बंदा उनके पास जाता तो तुरंत महसूस कर लेता कि इन सब के अंदर एक डेंजरस पावर निकल रही है जो किसी भी मजबूत फाइटर को हिलाकर रख सकती है। तो एक एल्डर बंदा जिसका चेहरा लाल था इधर उधर देखता हुआ कहता है, क्या ये जगह रियली कॉन्टिनेंट का नॉर्थ वेस्टर्न एरिया है? और वो एल्डर जॉन की तरफ देखने लगता है। तो जॉन ने उस एल्डर का सवाल सुना लेकिन बस हल्का सा सर हिला दिया। और जॉन जानता था कि ये एरिया बहुत ही ज्यादा बड़ी है। उसकी इंफॉर्मेशन सिर्फ जामा एम्पायर और उसके आसपास की कंट्रीज तक लिमिटेड थी और अभी के लिए जो ये जगह थी ये जॉन के लिए नहीं थी। तभी उसके पास एक सफेद बालों और सफेद कपड़ों में एक एल्डर खड़ा था। तो वो एल्डर अपने आसपास देखता है, फिर उसने अपने स्टोरेज से एक मैप को निकाला और उसे जमीन पर रख दिया। मैप पर नॉर्थ वेस्ट कॉन्टिनेंट का डिटेल में नक्शा बना हुआ था। मैप का आधा हिस्सा लाइन हेड का निशान से भरा हुआ था और दूसरे हिस्से पर एक बड़ा सा यान का लफ्ज लिखा था। ये दो टेरिटरीज दिखा रही थी, एक तरफ प्रोफाउंड लैंडसेट का एरिया और दूसरी तरफ याना लाइन्स का एरिया। ये दोनों साइन साफ साफ दिखा रहे थे कि इस पूरी रीजन में अब प्रोफाउंड सनसेट और याना लाइन्स दोनों का कंट्रोल चल रहा था। वो एल्डर धीमे लेकिन सीरियस लहजे में बोला, जो इंटेल हमें मिला है उसके मुताबिक ये जगह नॉर्थ वेस्टर्न
डिवीजन का एरिया है और ये एरिया अब प्रोपॉन लैंडसेक के कब्जे में आ चुका है। इसका मतलब ये है कि हम इस वक्त उनकी टेरिटरी में है। और वो एल्डर मजीद बोलता है लेकिन फिक्र करने की कोई भी बात नहीं है, प्रोपॉन लैंडसेक के ज्यादा एक्सपर्ट इस नॉर्थ जोन में नहीं होते, उनका मैन फोर्स अभी के लिए यान अलायंस के बॉर्डर्स पर जमा है। और वो एल्डर मजीद बोलता है अगर हम साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कुछ पासेस से गुजरे तो आसानी से यान अलायंस के टेरिटरी में दाखिल हो सकते हैं। तो यान ने मैप की तरफ घूरते हुए हमें नोट किया उनके ग्रुप में पूरी 3 इलीट डाउजन थे। ऐसी पावरफुल टीम के साथ जब तक वो प्रोपॉन लैंडसेक के इलीट कोर या होलपसुर के लोगों से नहीं टकराते वो चैन से भी बिल्कुल भी बैठने वाले नहीं है। तो फिर यान ने गहरी सांस ली और कहा तो फिर चलो रवाना होते हैं। रास्ते में कुछ लोकल खबरें भी इकट्ठा कर लेंगे, सब लोग अपनी औरा को छुपा कर रखो, मेरी हिदायत का इंतजार करो और बिना इजाजत के इधर उधर घूमो मत। और भाई लोग नेक्स्ट पार्ट्स में हम पक्का काइलिन और जावजाव को देखने वाले हैं। तो अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कीजिए, साथ में अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।